केवल पूर्णता के लिए मैंने आपको कुछ बातें सिखाई है, लेकिन मैंने सोचा कि मैं इसे आज पावर पॉइंट पर रखूंगा। लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर सिमेट्री से संबंधित माना जाता है। सिमेट्री क्या है यह तो आप सभी जानते ही हैं। एक क्यूब लेकर यदि इसे 90 डिग्री से घुमाया जाता है तो किसी भी अक्ष में यह वही रहता है, ठीक है। इससे पहले कि मैं एक क्यूब दिखाता हूं जिसमें सभी कोने समान रूप से रंगीन होते हैं, मैं इसे 90 डिग्री घुमाता हूँ बिना आपको इसे वापस देखे और फिर मैं इसे वापस रख देता हूँ। क्या आप परिवर्तन देख सकेंगे? आप नहीं देख पाएंगे। यही वह है जो एक सिमेट्री है। सिमेट्री एक ऐसी भावना है जहाँ यदि आप एक परिवर्तन करते हैं और आपका सिस्टम इसे देखता है जैसे कि यह एक मूल स्थिति है, तो आपके हैमिल्टनियन को उस ऑपरेशन को करने के साथ आना चाहिए। वह क्या है जो एक ऑपरेशन कार्यरत करता है जिसे आप पोजीशन x से पोजीशन या x वेक्टर से पोजीशन x प्लस दे पर जाने के लिए ट्रांसलेट करना चाहते थे और किस ऑपरेटर ने टेलर सीरीज एक्सपेंशन में आपकी मदद की। आपने सही जांच की है? यदि आपने नहीं जांच की है तो कृपया वापस जाएं और इसे देखें। आपने देखा है कि वह मोमेंटम ऑपरेटर है जो x से x प्लस a में पोजीशन को ट्रांसलेट करने के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। तो इसी को लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर कहते हैं। यह एक ट्रांसफॉर्मेशन करता है। एक बार जब आप ट्रांसलेशन करते हैं तो सिस्टम वही रहता है। क्वांटम मैकेनिक्स या क्लासिकल मैकेनिक्स में इसका क्या अर्थ है, हम यह देखते हैं कि जब x से x प्लस a लेते हैं तो हैमिल्टनियन भी बदलता है या नहीं। d बटा dx कांस्टेंट ट्रांसलेशन के तहत समान रहने से क्या एक मुक्त पार्टिकल बदलता है? हार्मोनिक ऑसिलेटर का क्या होता है जब वो के एक्स स्क्वायर आधा हो जाता है तो एक्स एक्स प्लस स्थान बदल जाता है। क्वांटम मैकेनिक्स में यदि आप ज्ञात डेटा लेते हैं तो मुक्त पार्टिकल्स 2m से अधिक p स्क्वायर है। जब आप डायमेंशन में इस परिवर्तन का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, जैसे जैसे x x प्लस a में पर अग्रसर होता है, h h प्राइम में जाता है, तो आपको मुक्त पार्टिकल्स के लिए h मिलता है। आप सब इस बात से सहमत होंगे कि यदि एक हार्मोनिक ऑसिलेटर लेते हैं जो कि 2 प्लस आधा m ओमेगा स्क्वायर इंटू स्क्वायर से अधिक p स्क्वायर है तो आपको h प्राइम हार्मोनिक ऑसिलेटर मिलता है जो h के बराबर नहीं है। और जब मैं यह ट्रांसफॉर्मेशन करता हूँ तो x का कोई भी वेव फंक्शन साई x प्लस a के साई में जाता है और मैं इसे x के साई पर IPA बटा h क्रॉस की पावर के संदर्भ में e के रूप में फिर से लिख सकता हूँ, जो कि आपने अपने असाइनमेंट में किया है। तो टेलर सीरीज एक्सपेंशन जिसे आपने दृढ़ता पूर्वक पूरा किया है, x का f प्लस a x के f प्लस a टाइम्स डेल बटा डेल x x का f और इसी तरह डेल बटा डेल x के बजाय मैं मोमेंटम ऑपरेटर का उपयोग करने जा रहा हूँ। क्योंकि मैं मोमेंटम ऑपरेटर का उपयोग करता हूँ, मेरे पास एक I और h क्रॉस आ रहा है। यह वही है जो आपने अपने असाइनमेंट में किया है, ठीक है। तो इसका क्या अर्थ है? मुक्त पार्टिकल में ट्रांसलेशन सिमेट्री है, पर हार्मोनिक ऑसिलेटर में ट्रांसलेशन सिमेट्री नहीं है। यदि कोई ट्रांसलेशन सिमेट्री है तो ट्रांसलेशन करने वाला कौन सा ऑपरेटर एक लीनियर मोमेंटम है।
लीनियर मोमेंटम को कंजर्व किया जाना है। क्वांटम मैकेनिक्स में मुझे लिखने दे कि पी ट्रांसलेशन करता है अगर हैमिल्टनियन ट्रांसलेशन के तहत इनवेरिएंट है। हम क्या उम्मीद करते हैं h समान है h प्राइम के, तो फिर क्या कंजर्व है? मोमेंटम संरक्षित है, इसलिए इसे हम सिस्टम के लिए इसे ट्रांसलेशन सिमिट्री कहते हैं। वह सिमिट्री से संबंधित है जो उस सिमिट्री ऑपरेशन को प्रदर्शित करता है जब हम क्लासिकल मैकेनिक्स क्वांटम मैकेनिक्स को कंजर्व करते हैं, जिसे हम कहते हैं dt हाइजेनबर्ग पिक्चर से p ऑपरेटर शून्य होना चाहिए। हाइजेनबर्ग पिक्चर द्वारा यह कुछ भी नहीं है, लेकिन h ऑपरेटर के साथ i h क्रॉस p ऑपरेटर द्वारा एक है। क्या यह एक मुक्त पार्टिकल के लिए शून्य है? मुक्त पार्टिकल के लिए यह शून्य है। यदि यह शून्य है तो हम जानते हैं कि मोमेंटम कंजर्व है या मोमेंटम ऑपरेटर के मैट्रिक्स एलिमेंट्स टाइम के साथ नहीं बदलते हैं। यह मोशन का एक कांस्टेंट है और यह ऑपरेटर वह है जो आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन करता है जो ट्रांजिशन है। चलो अब वही कार्य करते हैं। हार्मोनिक ऑसिलेटर जांच कर सकता है हार्मोनिक ऑसिलेटर के साथ p ऑपरेटर क्या है, यह शून्य होगा या नहीं। क्या ये ट्रांसलेशन सिमिट्री को संसाधित नहीं करता है? इसलिए टाइम के लिए इंडिपेंडेंट सिस्टम जो हम कर रहे हैं, आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि dh बटा dt ट्रिवियल रूप से शून्य है। जब आप लिखते हैं तो t का फंक्शन साई के इक्वल होता है। हम इसे e माइनस एच टी ओवर h क्रॉस पर h क्रॉस साई के शून्य पर लिखते हैं। यह वैसा ही है जैसा मैं कहने की कोशिश कर रहा था, x प्लस ए ई आई टी ए बटा h क्रॉस x के साई पर है। x पैरामीटर t की तरह है जो टाइम ट्रांसलेशन करता है। जो ऑपरेटर टाइम ट्रांसलेशन करता है वह हैमिल्टनियन है। और हैमिल्टनियन को बेहतर तरीके से कंजर्व किया जाता है, यह देखने का बहुत सुंदर तरीका है। हम कह सकते हैं कि h टाइम ट्रांसफॉर्मेशन करता है और इसलिए dh ऑफ t बटा dt हाइजेनबर्ग में जो किसी भी हैमिल्टनियन पिक्चर में एक ही है। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर समय पर डिपेंडेंट है तो वो शून्य के समान है, जिसका अर्थ है कि अगर हैमिल्टनियन टाइम पर डिपेंडेंट है तो टाइम ट्रांसलेशन इनवेरिएंस के लिए लॉस है। इसलिए आप जो सभी सिस्टम एक्स वाई डी टी पढ़ रहे हैं वह शून्य है, क्योंकि सभी h हमेशा टाइम इंडिपेंडेंट है। क्योंकि यह टाइम इंडिपेंडेंट है, इसलिए टाइम ट्रांसलेशन आपके हैमिल्टन को प्रभावित नहीं करता है। इसलिए मैं बस कह रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं तो आप इसे t नॉट के रूप में भी लिख सकते हैं और आप इसे t माइनस टी नॉट रूप में देख सकते हैं जब कोई शिफ्ट होता है। यहाँ a से शिफ्ट है जिसे आप x नॉट कह सकते हैं और a t माइनस टी नॉट की तरह है। अगर आप चाहें तो यह डेल्टा t नहीं है। इसलिए हर सिमिट्री सवाल यह है कि क्या यह कंटिन्यूअस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक जनरेटर s के साथ संबंधित रहेगा। पैरिटी के लिए क्या है? पैरिटी x शून्य से माइनस x पर अग्रसर है। आप इसके लिए कुछ जनरेटर नहीं लिख सकते हैं, आपके पास कुछ डिस्क्रीट ट्रांसफॉर्मेशन है। कंटिन्यूअस सिमिट्री के लिए
ट्रांसलेशन एक वेक्टर द्वारा एक कंटिन्यूअस सिमेट्री और फाइनाइट ट्रांसलेशन है और इसे इन्फिनिटेसिमल डेल्टा में डिवाइड करके प्राप्त किया जा सकता है। x किया गया n टाइम्स डेल्टा x, जहां n बहुत बड़ा है। आप यहां n टाइम्स डेल्टा का एक फाइनाइट ट्रांसलेशन प्राप्त कर सकते हैं जहां n को बड़ा लिया जा सकता है और यह बहुत छोटा है। ठीक है, कोई भी कंटिन्यूअस सिमेट्री जिसे इन्फिनिटेसिमल में तोड़ा जा सकता है, ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन आप एक जनरेटर या एक ऑपरेटर खोज सकते हैं जिसे ट्रांसफॉर्मेशन जनरेटर कहा जाता है। इसे नोटर का थ्योरम अच्छा पॉइंट कहा जाता है। आप में से बहुत से लोग चीजों को जानते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स में नोटर का थ्योरम आपने क्वांटम मैकेनिक्स में भी किया है। यह कंटिन्यूअस सिमेट्री के लिए भी लागू होता है। कंटिन्यूअस से मेरा मतलब है कि किसी भी फाइनाइट ट्रांसफॉर्मेशन को इन्फिनिटेसिमल ट्रांसफॉर्मेशन में विभाजित किया जा सकता है और आप इसे जोड़ सकते हैं। यही मेरा मतलब है कि एक क्यूब का रोटेशन, जिसे मैंने 90 डिग्री से कहा था, एक डिस्क्रीट ट्रांसफॉर्मेशन है। यहाँ मैं इस जनरेटर को लागू नहीं कर सकता जो कि उस ऑपरेशन को करता है। पैरिटी पर भी आप इसे लागू नहीं कर सकते हैं, लेकिन सामान्य रूप से किसी भी कंटिन्यूअस ट्रांसलेशन के लिए, जैसे टाइम ट्रांसलेशन, हैमिल्टनियन को कंजर्व किया जाता है, जो कि एक ऑपरेटिव टाइम ट्रांसलेशन जनरेट करता है। इसी प्रकार स्पेस ट्रांसलेशन मोमेंटम कंजर्व किया गया है। मोमेंटम ही स्पेस ट्रांसलेशन का जनरेटर है। लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर एक ऑपरेटर से संबंधित है जो ट्रांसलेशन करता है, और जब हम लिखते हैं तो फाइनाइट डिस्प्लेसमेंट होता है। यह ऑपरेटर हमेशा आपके द्वारा किए गए ट्रांसलेशन की मात्रा के साथ आता है। ठीक है, इसे कभी कभी पैरामीटर कहा जाता है। यह ऑपरेटर है, और यदि आप 3 डायमेंशन में हैं तो आपके पास ऑपरेटर px, py, pz हैं। इसी तरह आपके पास 3 पैरामीटर ax, ay, az होंगे, क्योंकि कहें कि यह कितनी राशि है जो कि x, y और z के साथ ट्रांसलेट की गई है, और आपको फाइनाइट यूनिट द्वारा ट्रांसलेशन ऑपरेटर मिलता है जो एक सिस्टम की एक्सपोनेंशियल और ट्रांसलेशन इनवेरिएंस के रूप में लिखा जाता है। वास्तव में इसका मतलब है कि लीनियर मोमेंटम कंजर्व किया गया है, जिसे हमने हाइजेनबर्ग पिक्चर में दोनों तरीकों से देखा है। यह कहने के बराबर है कि क्या किसी सिस्टम में ट्रांसलेशन इनवेरिएंस होता है जब ऑपरेटर जो ट्रांसलेट करता है वह हैमिल्टन के साथ बेहतर कम्यूट करता है। इसलिए सिमेट्री रोटेशन के संबंध में एक ही चीज है, हाइड्रोजन एटॉम रोटेशन। के तहत इनवेरिएंस है। क्या यह ट्रांसलेशन के तहत इनवेरिएंट है? हाइड्रोजन एटॉम समस्या रिलेटिव कोऑर्डिनेट्स में लिखी गई है। यह पोजीशन xp वेक्टर पर प्रोटॉन है और कोऑर्डिनेट x इलेक्ट्रॉन वेक्टर वाला एक इलेक्ट्रॉन है। और जब मैं v को प्रोटॉन कोऑर्डिनेट इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट के बीच अंतर के रूप में लिखता हूँ, यदि मैं एक इकाई द्वारा प्रोटॉन कोऑर्डिनेट को शिफ्ट करता हूँ, यदि मैं इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट को एक ही यूनिट्स द्वारा शिफ्ट करता हूँ, जिसे सभी वस्तुओं के रिलेटिव समान ट्रांसलेशन कहा जाता है, वहाँ कोऑर्डिनेट नहीं बदलेगा, तो आप दिखा सकते हैं कि x कम्यूट होगा। मैं इसे फिजिक्स के दृष्टिकोण से 3 डायमेंशनल आइसोट्रॉपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर से कहने की कोशिश कर रहा हूँ। आइसोट्रॉपिक एक अर्थ में x, y, z के साथ ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी के समान है। आप x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस r स्क्वायर लिख सकते हैं, जो इन सभी मामलों में एक सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम की तरह है। आप यह दिखा सकते हैं कि इसमें रोटेशनल इनवेरिएंस है। रोटेशनल इनवेरिएंस हम आपके सभी असाइनमेंट में कई बार इस पर जोर दे रहे थे। यह कहने के बराबर है कि एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व है, या इसके बराबर हैमिल्टनियन को इस रोटेशन को करने वाले जनरेटर के साथ कम्यूट करना चाहिए, जो आपके एंगुलर मोमेंटम के कंपोनेंट्स है, और हम इसे फिजिकल स्पेस रोटेशन में रखने की कोशिश कर रहे हैं।
इसलिए यह ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है जिसे आप इसे सरल तरीके से समझ सकते हैं, लेकिन यह थोड़ा धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। एक वेक्टर ए ले, इसे किसी भी एक्सिस के बारे में कोण थीटा से रोटेट करें जो कि एक यूनिट वेक्टर द्वारा दिए गए एन पर एक यूनिट वेक्टर द्वारा सुविधा के लिए जेड एक्सिस होने के लिए दिया गया है, लेकिन आप इसे किसी भी आर्बिट्रेरी एक्सिस के रूप में ले सकते हैं। क्या वेक्टर एक ही रहेगा? ऐसा नहीं होगा, यह रोटेशन में बदलेगा। लेकिन आप यह भी जानते हैं कि वेक्टर का एक डॉट उत्पाद रोटेशन में नहीं बदलेगा, रेडियल कोऑर्डिनेट रोटेशन में बदल जाता है, या कोई वेक्टर ए डॉट भी नहीं बदलेगा। इस कारण यह रोटेशन मैट्रिक्स है। इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? इसे ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस आर और आर ट्रांसपोज कहा जाता है। इसकी आइडेंटिटी ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन या ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। आर को ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स माना जाता है। इसमें केवल रियल एंट्रीज क्यों है, कोई कॉम्प्लेक्स एंट्रीज नहीं है। यदि इसमें कॉम्प्लेक्स एंट्रीज होते तो यह एक यूनिटरी मैट्रिक्स बन जाता। इसलिए ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस यूनिटरी मैट्रिक्स का सबसेट है। एक बार जब आप उन्हें रियल एंट्रीज में रख देते हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करते हैं और फिर ट्रांसपोज करते हैं, क्योंकि वे रियल एंट्रीज हैं, आपको एक कॉम्प्लेक्स करने की आवश्यकता नहीं है, बस एक ट्रांसपोज करें। ये यूनिटरी मैट्रिसेस भी होते हैं, और जब रोटेशन मैट्रिसेस के एलिमेंट्स रियल होते हैं तब मैट्रिक भी यूनिटरी होते हैं, और आप एंगल थीटा का इनवर्स रोटेशन एक नेगेटिव वैल्यू के रूप में लिख सकते हैं। डेल्टा थीटा द्वारा एक क्लॉकवाइज दिशा में रोटेशन भी होगा जो दूसरे रोटेशन रे जैसा हो, मतलब एक माइनस की तरह, जैसे कि आप सब सहमत होंगे। एक्सप्लिसिट मैट्रिक्स निरूपण अब तक यह सिर्फ फॉर्मल रूप से लिखा गया है, लेकिन आप इसके लिए एक मैट्रिक्स निरूपण दे सकते हैं जिसमें रोटेशन एंगल थीटा शामिल है, और मैं इसे जेड एक्सिस के बारे में कर रहा हूं यह देखने के लिए कि आप इन सभी आर मैट्रिसेस को एकत्र कर सकते हैं। यदि आप इन आर मैट्रिक्स और एक दूसरे आर मैट्रिक्स के साथ एक्स एक्सिस में किसी दूसरे रोटेशन के लिए एक और आर मैट्रिक्स के प्रोडक्ट ले तो आपको 3 नए मैट्रिक्स प्राप्त होगा। लेकिन उन नए 3 मैट्रिक्स बटा 3 मैट्रिक्स से आप दिखा सकते हैं कि हमेशा इस प्रॉपर्टी को संतुष्ट करता है। आर ट्रांसपोज आइडेंटिटी के इक्वल है। जब भी आपके पास एक कलेक्शन है तो यह इनफाइनाइट मैट्रिसेस होगा। आप थीटा बदल सकते हैं, आप एक्सिस को बदल सकते हैं, लेकिन वो तीनों ही एक्सिस 3 इंडिपेंडेंट एक्सिस है जो आपके पास है। किसी भी 2 आर मैट्रिसेस के प्रोडक्ट एक नया आर मैट्रिक्स होगा जो फिर इस प्रॉपर्टी को संतुष्ट करता है। और हमारे पास एक और कंडीशन भी है, तो इस आर मैट्रिक्स एक का डिटर्मिनेंट क्या है? इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 1 है। इसलिए प्रत्येक मैट्रिसेस के लिए मैट्रिक्स का यह कलेक्शन आपके पास एक इनवर्स मैट्रिक्स भी है। आपको बस रोटेशन थीटा की सेंस को माइनस थीटा में बदलना होगा। यह सेट जो इन सभी आर मैट्रिक्स का एक कलेक्शन है और जिसमें इनवर्स और 2 आर मैट्रिसेस का प्रोडक्ट फिर से एक आर मैट्रिक्स शामिल है जो इस प्रॉपर्टी को संतुष्ट करता है, जिसे प्रतीकात्मक रूप से डिनोट किया गया है। उस सेट को प्रतीकात्मक रूप से एक ग्रुप के रूप में डिनोट किया गया है। यह एक ऑर्थोगोनल ग्रुप है क्योंकि वे 3 डायमेंशन में रोटेशन के ऑर्थोगोनल ग्रुप क्यों रखते हैं? यहाँ एक 3s है क्योंकि हम उचित रोटेशन कर रहे हैं। जो उचित रोटेशन मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट हैं, वे सभी फॉर्मल रूप से सभी रोटेशन मैट्रिसेस के इस कलेक्शन को कहते हैं, जो सेट उन सभी प्रॉपर्टी को संतुष्ट करता है जो कि आवश्यक हैं। इसलिए इस सेट को एक ग्रुप कहा जाता है, अन्यथा आप इसे एक ग्रुप नहीं कह सकते हैं, जिसके लिए आपको एक्सियम्स के एक सेट की आवश्यकता होती है। और प्रतीकात्मक रूप से यह शॉर्ट हैंड नोटेशन है रोटेशन के ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस। और हम उचित रोटेशन कलेक्शन को देख रहे हैं और इसे इस द्वारा डिनोट गया है। एस इन मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट को डिनोट करता है +1। SO3 एक फैंसी भाषा है। यदि आप किसी पुस्तक को देखने जाते हैं तो आप देखेंगे कि O3 रोटेशन का ग्रुप है।
तो यह और कुछ नहीं बल्कि किसी भी आर्बिट्रेरी एक्सिस के बारे में सभी रोटेशन मैट्रिसेस का कलेक्शन है। इस नोटेशन से डरो मत, इसलिए मैं आपसे पूछूंगा कि ओ फॉर क्या है। उसी तरह 4 स्पेशियल डायमेंशन में उचित रोटेशन का सेट 4 स्पेशियल आप नहीं देख पाएंगे। लेकिन मान लीजिए कि आपको लगता है कि यहाँ चौथे स्पेशियल डायमेंशन में आपके पास 4x4 मैट्रिक्स होंगे। और क्या मैं इसके बारे में 4 डायमेंशन के बारे में बात कर सकता हूँ, जैसे कि एक एक्सिस के रोटेशन के रूप में। 3 डायमेंशन में जब भी आप एक रोटेशन करते हैं तब वास्तव में क्या होता है, जब आप जेड एक्सिस एक्स के बारे में एक रोटेशन करते हैं तो ए वेक्टर का एक्स वाई कोऑर्डिनेट संशोधित हो जाता है, जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट के लिए ऑर्थोगोनल है। हम इसे जेड एक्सिस कहते हैं। लेकिन अगर आप 4 डायमेंशन में हैं तब एक्स वाई संशोधित हो रहे हैं तो और भी कोऑर्डिनेट हैं जिन्हें आप 3 डायमेंशन से आगे जाने के बाद एक्सिस के बारे में रोटेशन के बारे में बात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम हमेशा कहेंगे कि यह एक्स वाई प्लेन में एक रोटेशन है। ठीक वैसे ही एक्स जेड प्लेन का रोटेशन, जिसे हमें करने की जरूरत नहीं है जब हम 3 डायमेंशंस कर रहे हो। SO3 आप अब समझ गए हैं। ये एक कलेक्शन है जिसमें 3x3 मैट्रिसेस है जो RR ट्रांसपोज की आइडेंटिटी संतुष्ट करता है। मैं सिर्फ आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ये SO4R मैट्रिसेस के 4x4 का एक कलेक्शन है। RR ट्रांसपोज के साथ आइडेंटिटी और R का डिटर्मिनेंट एक ही है। ये डेफिनेशन लॉ है। लेकिन मैं आपको इस पर धकेलने की कोशिश क्यों कर रहा हूँ? यदि आप हाइड्रोजन एटॉम समस्या जानते हैं तो आप सभी जानते हैं कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व किया गया है। आपके पास हाइड्रोजन एटॉम में एंगुलर मोमेंटम है। क्लासिकल मैकेनिक्स, मुझे यकीन है कि आप सभी रंज-लेंस वेक्टर के बारे में जानते हैं। रंज-लेंस वेक्टर क्या है? वे इसे P क्रॉस L माइनस के R हैट द्वारा निरूपित करते हैं, कुछ इस तरह। क्या यह भी कंजर्व किया गया है? मुझे विश्वास है कि आपने क्लासिकल मैकेनिक्स में केपलर लॉ dA/dt को भी कंजर्व किया गया है। यदि आप सभी छ को रखना चाहते हैं तो यहाँ 3 है जो कि कंजर्व किया गया है और 3 है जो कंजर्व किया गया है। यदि मैं उन सभी को एक साथ रखना चाहता हूँ तो मुझे O4 पर जाना होगा। SO4, जैसा कि मैंने कहा कि यह एक प्लेन में एक रोटेशन है। एक प्लेन के आधार पर आप एक्सिस के बारे में कितने संभावित रोटेशन कर सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस थे। 4 डायमेंशन में एक प्लेन के चारों ओर रोटेशन या एक प्लेन में रोटेशन देखना चाहते हैं तो कितने इंडिपेंडेंट विमान हैं? 6। प्लेन में 6 इंडिपेंडेंट रोटेशन है। इसलिए इन 6 इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स के लिए मुझे 6 इंडिपेंडेंट ऑपरेटरों की आवश्यकता है। जो हम करेंगे उनमें से 3 हैं और उन्हें ऐसा व्यवहार करना कंटिन्यू रखेंगे जैसे मैं एक O4 चयन को देख रहा हूँ। हम ऐसा करेंगे यदि मेरे पास अंत की ओर टाइम है। लेकिन जो कोई भी रुचि रखता है वह क्वांटम मैकेनिक्स में शिफ्ट क्वांटम मैकेनिक्स पुस्तक सिमेट्री को देख सकता है। विभिन्न परीक्षण विशेष रूप से इसे संबोधित करते हैं और यदि आप इस सिमेट्री का आह्वान करते हैं तो आप स्वचालित रूप से आप बिना कोई कैलकुलेशन किए 1/4
बटा एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होने के लिए ई एन प्राप्त कर सकते हैं। यह कुछ ऐसा है जो सुंदर है, क्योंकि आप जानते हैं कि हमने वेरिएबल्स के श्रोडिंगर इक्वेशन को अलग करके एक से अधिक एन स्क्वायर एनर्जी प्राप्त करने के लिए कितना संघर्ष किया है। लेकिन SO3 समूह को SO4 तक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन फिर आप पूछेंगे कि हाइड्रोजन एटॉम में चौथा कोऑर्डिनेट क्या है। इसे केवल एक एब्स्ट्रैक्ट P4 और R4 के रूप में ले, जैसे कि XYZ R1 R2 R3 R4 तथा P1 P2 P3 P4 कह सकते हैं। और P4 और R4 के संदर्भ में अपने रंज-लिंज वेक्टर से इस श्विंगर फॉर्मुलिज्म की तरह मैं यह दिखाने के लिए लेता हूँ कि एंगुलर मोमेंटम J प्लस और J माइनस आइगन वैल्यूज को कैसे निर्धारित किया जाए या कोएफिशिएंट निर्धारित करने के लिए आप इसे कर सकते हैं। इसलिए यह आपको प्रेरित करने के लिए है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि आपने Li2b एप्सिलॉन EJ के RJ के लिखा है। अब मैं यह कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि यह लिखने का सही तरीका नहीं है। हम LJ को RJ की माइनस RKP RPJ लिखेंगे। मैं कह रहा हूँ कि चलो J के प्लेन में रोटेशन करते हैं। अब मैं यह कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम वास्तविक एंगुलर मोमेंटम वाले वेक्टर को यहाँ रखेंगे, जिससे आप सभी परिचित हैं। हो सकता है कि आप इसका उपयोग अभी भी कर सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम कुछ भी नहीं है, लेकिन यह आपका एप्सिलॉन है IJ के L टिल्ड J के, जहाँ IJ के 1, 2 और 3 है। आप ए वेक्टर को LJ 4 टिल्ड के रूप में लिख सकते हैं। चौथा काल्पनिक कोऑर्डिनेट रखकर यह LJ 4 RJP 4 माइनस R4 है। यह वह जगह है जहां रंज लेंस वेक्टर कंपोनेंट्स, यह एक J है जिसे फिर से लिखा जा सकता है। इसके बारे में सोचिए कि आप में से कुछ को सोचने पर मजबूर करने के लिए जो वस्तुओं को जानना चाहते हैं। एंगुलर मोमेंटम के 3 जेनरेटर्स ऐसे काम कर सकते हैं जैसे कि आप 3 स्पेशियल डायमेंशन में हो। लेकिन यदि आप रंज लेंस वेक्टर को समझना चाहते हैं जो कंजर्व किया गया है, तो आप अधिक काल्पनिक कोऑर्डिनेट ला सकते हैं, जो कि पोजीशन के साथ साथ मोमेंटम के लिए चौथा कोऑर्डिनेट है, और इसे रंज लेंस का चौथा कंपोनेंट होने के लिए लिखें। इसलिए आइए मैं यहीं रुकता हूँ।